दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग एक बार फिर से आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजीव में पर स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 8 रॉस की जंग मलेरिया के संग। देखिए, ये हमारा ईवीएस है 1 to 5 क्लास का, नहीं 3 to 5 हम लोग कर रहे हैं, तो ये 5th क्लास का ईवीएस हमारा है। और जिस तरीक़ा से आपने सीटेट में ईवीएस वगैरह पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार बिहार बोर्ड बीटीबीसी की किताबें जो है उसी पे एनसीईआरटी पे ही आधारित है और कुछ लोकल चीज़ों को भी इसमें समाहित की गई है। ठीक है, चलिए। तो रॉस की कहानी आपने पढ़ा होगा, रोनाल्ड रॉस के बारे में आप जानते होंगे, जो मलेरिया का खोज करता थे। एक बहुत बड़े भारत के पूर्व स्वतंत्रता के पूर्व एक महान चिकित्सक हुए रोनाल्ड रॉस। ठीक है, इन्होंने मलेरिया को जो है फैलने वाले संक्रामक बीमारी के बारे में, मच्छर से जो फैलता है, नहीं किस तरीक़ा से मच्छर से जीवाणु जो है फैलाते हैं, और कई सारे तथ्यों को जानने के लिए इनको वर्षों का समय लग गया था। तो रॉस का जन्म जो है वह हमारा, ये रॉस हैं, रॉस का जन्म भारत के उत्तराखंड में राज्य के अल्मोड़ा में हुआ था, शहर में। ठीक है, वे हमेशा अपने जो है सपनों में खोया रहते थे। महज 14 की उम्र में हुआ एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्होंने गणित से उनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और उनको जो है उच्च शिक्षा प्राप्त 8 साल की उम्र में ही उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। ठीक है, तो उनको चित्र बनाना, कविताएं लिखना जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ये हमारा रोनाल्ड रॉस है। और उनकी रुचि बढ़ने के चलते उनको पिताजी ने कहा कि तुम डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ो, और मेहनत लगता है डॉक्टर की पढ़ाई करने में, ऐसे नहीं। तो उन्होंने डॉक्टर बनकर जो है वापस भारत आने का मौका मिलता है, और वो मलेरिया भारत में उस समय फैला हुआ था। तो मलेरिया का जो है शिकार होकर कई जो है लाखों जिंदगियां खत्म हो रही थी भारत में। तो मलेरिया जो है कुनैन की पत्तियों से एकमात्र इलाज होता है। ये आप एनसीईआरटी ईवीएस में भी पढ़े होंगे। कुनैन पत्तियां जो है उससे रोकथाम किया जा सकता है मलेरिया को। ठीक है, तो रॉस ने जो है इस चुनौती को जो है स्वीकार करते हुए मलेरिया के बारे में उन्होंने उपाय ढूंढना शुरू किया। और इस तरीक़ा से उन्होंने काम के दौरान पाया कि जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं वहाँ पर जो है मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। जबकि जिसमें मच्छर और मलेरिया के बीच का संबंध को नहीं समझ पा रहे थे वो, फिर उन्होंने मच्छरों को जो है उसके बारे में उन्होंने और गहन अध्ययन किया। और उन्होंने बताया कि आसपास जो है पानी जमा नहीं होने दें, घरों के आसपास नाले को ढके, ताकि वहाँ मच्छर जो है पनप ही नहीं पाए। देखिए, तो इस तरीक़ा से मलेरिया जो है के बारे में जो वैज्ञानिक हैं वह काफ़ी फेमस हुए हैं। इंग्लैंड में इनको एक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो है, मलेरिया नहीं फैला रहा है। तो इन्होंने अपनी जो है, रॉस ने जो है वह मच्छर से ही मलेरिया जो है फैलता है। इन्होंने किसी मच्छर के पेट में जो है कोई जीव इनको मिल जाता है, और तब इनको जो है पता चलता है कि यह जो है मलेरिया ही है, इसी से फैल रहा है। और मलेरिया से जो है मच्छरों को पहचान कर उनको तरीके उन्होंने ढूंढना शुरू किया बचाव के लिए। और इस तरीक़ा से उन्होंने कई सारे खून के नमूने वगैरह लिए। मच्छर जो है लोगों को सलाह दिया गया कि मच्छर से कटवाते हैं, और उनका खून वगैरह लिया गया। मच्छरदानी वगैरह लगाने का जो है इन्होंने उपाय बताया कि मच्छरदानी लगाएं। और इन्होंने कई सारे खून का नमूना इन्होंने एकत्रित किया। इस तरीक़े से देखिए, मच्छरदानी के अंदर सो रहा है आदमी। उन्होंने जांच के लिए मच्छरदानी को, मच्छर को पकड़कर उसके पेट और सूंड की चीर फाड़ तक अंदर तक सूक्ष्मदर्शी की मदद से उन्होंने जो है ये सारे चीज़ें की है। हुसैन खान ने डॉक्टर रॉस को काफ़ी जो है मदद किया। उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ों जो है खिलाते थे उनको। 10 साल बाद जो है इस तरीक़ा से उन्होंने जो है, रॉस ने जो है एक विशेष मादा एनाफिलीज मच्छर के पेट में उन्होंने मलेरिया का कीटाणु देखे। और उसके बाद 16 साल के अथक प्रयास के बाद उन्होंने मादा एनाफिलीज मच्छर की मलेरिया कीटाणुओं से जो है मनुष्य के शरीर में तक पहुंचती है, और मलेरिया को जो है रोकथाम के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा खोज किया। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि कितना जो हमारा खासकर ये मलेरिया के बारे में ही चैप्टर है। तो मलेरिया का जो है कौन सा पत्तियां का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होता है? कुनैन का। मलेरिया का खोज किसने किया था? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। ये छोटा सा टॉपिक था, इसके आगे हम लोग अब चलते हैं। ठीक है, आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। देखिए, मैप से भी एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकते हैं। बिहार के मैप से
आपको जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। 1 या 2 मार्क्स का आपको मैथ में बोल रहा हूँ, मैप का जो है आपका जो मानचित्र होता है उससे प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि हमारा जो है पश्चिमी चंपारण कहाँ है, पूर्वी चंपारण कहाँ है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सिवान उत्तर प्रदेश से कौन कौन ज़िले का सीमा लगता है, या नेपाल से कौन कौन ज़िले का सीमा लगता है बताएं। इस तरीक़ा से पश्चिम बंगाल से किन का सीमा लगता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इस तरीक़ा से आपको जो है झारखंड से कौन कौन सीमा बनाता है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, इस तरीक़ा से कैमूर वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है आपको मैप बेस्ड जो है प्रश्न आपको मिल सकता है। तो इसलिए मैप को भी आप बिहार के नक्शे को भी डेली एक बार देख सकते हैं। आप लोग देख कर आप अपना ज़िला जो है 38वां ज़िला को आप ध्यान में रखें, उसका पोजीशन को, कहाँ कौन सा ज़िला है, सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। चलिए अब थोड़ा सा और भी चीज़ें हम इसको डिस्कस करते हैं। खरीफ रबी के बारे में आपने सुन रखा होगा, अध्याय 10 हम लोग आ गए। हमारा खान पान वगैरह, तो खरीफ और रबी जो है इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो खरीफ में कौन सा फसल बोया जाता है, रबी में कौन सा फसल बोया जाता है, तो इसको लेकर जो है हम लोग जो है आज हम इसको कर ही लेते हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात में कौन कौन सा फसल बोया जाता है, तो उसको लेकर हम आज चलिए जानते हैं। देखिए, बरसात में जो बुआई होता है जो, उसको हम खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बरसात में लगने वाली जो फसल होती है उसको हम खरीफ फसल कहते हैं। जबकि अगर सर्दी में जो फसल लगने वाली रहती है उसको हम रबी कहते हैं। सर्दी में ठंडी, तो उसको रबी कहते हैं। अब आते हैं जायद। तो जायद जो है गर्मियों में लगाई जाने वाली फसल को जायद या गर्मा फसल भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? गर्मा फसल भी हम लोग कहते हैं। तो जायद को हम लोग गर्मा फसल भी कहते हैं, जो गर्मियों के सीजन में लगाया जाता है। बरसात में आपका खरीफ फसल हो गया, सर्दी में आपका रबी हो गया। तो इस तरीक़ा से आप ये लाइन को एकदम याद रखें, कंठस्थ रखें, ये आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा खरीफ और रबी के बारे में। ठीक है। और ये हमारा देखिए बिहार का जो है कुछ फसलें हैं जो दिए गए हैं, मुख्यतः कौन कौन से ज़िलों में बिहार के जो है उपज ज़्यादा होता है। तो ये नक्शा पर आपको जो है यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ नक्शा पर, और बिहार के प्रमुख फसलें जो हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फसल के ऊपर जो है आपको जो है एग्ज़ाम में दिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे केला वगैरह जो है कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो देखिए वैशाली में है। इस तरीक़ा से मकई वगैरह नहीं, कटिहार है। धान की खेती भागलपुर। इस तरीक़ा से नवादा, आपको यहाँ देखिए मानचित्र में संकेत भी दिया गया है, गेहूं वगैरह की खेती कहाँ हो रहा है, गया, नवादा। जमुई में क्या चीज़ का खेती होता है? जम्मू में प्याज का आपका खेती होता है। ठीक है। इस तरीक़ा से रोहतास में आपको देख सकते हैं, रोहतास में धान की खेती है। लखीसराय के शेखपुरा में देखिए आप, शेखपुरा में जो है प्याज की खेती हो रही है, जमुई में। तो ये 2 जगह है जहाँ प्याज की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, शेखपुरा और जमुई। जबकि हम बात करें कटिहार, तो कटिहार में जो है क्या है आपको ज़्यादातर जो है कटिहार में क्या है देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको नहीं, केला वगैरह नहीं, कटिहार में साफ से नहीं दिख रहा है, देख लेता हूँ मैं क्या है कटिहार। हाँ, तो मकई वगैरह, कटिहार में मकई वगैरह का खेती आपको मिल रहा होगा। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको और आसानी से दिखे। देखिए ये हमारा ज़िला है। और इस तरीक़ा से मखाना वगैरह की बात करें तो दरभंगा, मधुबनी, ये हमारा मखाना के लिए फेमस है। ठीक है, दरभंगा और मधुबनी ये हमारा मखाना के लिए फेमस है। जबकि गया, नवादा वगैरह जो है गेहूं के लिए फेमस है। और अगर धान की बात करें तो भागलपुर, हमारा रोहतास, ये सब धान के लिए फेमस है। अगर हम मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा हमारा जो है वो हमारा चना के लिए फेमस है। देखिए ये मधेपुरा रहा, और यहाँ पे चना की खेती होती है ज़्यादा। ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमने एक छोटा सा ब्रीफ में हम लोगों ने देखा कि मधुबनी, दरभंगा में हमारा जो है मखाना का खेती होता है, केला वैशाली में होता है, नहीं मक्का वगैरह जो है आपको देखिए कटिहार में दिखा मक्का एक तरीक़ा से। और इस तरीक़ा से गेहूं वगैरह गया, नवादा में आपको दिखा। रोहतास वगैरह में धान की खेती, भागलपुर में धान की खेती। चना वगैरह आपको मधेपुरा में दिखा। इस तरीक़ा से प्याज वगैरह जो जिला दिखा शेखपुरा और जमुई में दिखा। इस तरीक़ा से हम याद कर सकते हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे चैप्टर पे चलते हैं। ये हमारा रहा अध्याय 11, जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। यहाँ से प्रश्न जो है थोड़ा बहुत बन सकता है,
और ख़ासकर जो है मैं प्रश्नोत्तर आधारित ही आपको करवा रहा हूँ। कहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वह है हमारा देखिए आपने पढ़ रखा ही होगा कि हमारा अभ्यारण्य वगैरह का रूप जो है पश्चिमी चंपारण तथा बेगूसराय में है, बिहार में अभ्यारण्य जो सरकार के द्वारा जो है जानवरों को देखभाल किया जाता है, सुरक्षा किया जाता है, जैसे गुलाबी सिर वाला बत्तख, तेंदुआ, आप इसको देख सकते हैं। उसके आगे हम बात करें तो चलिए हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए जहाँ से प्रश्न बनेगा वही हम आपको लेकर डायरेक्ट आ रहे हैं। खेजड़ी जो है गांव, यहाँ आपने एनसीईआरटी ईवीएस में भी पढ़ा होगा, अमृता की कहानी। यहाँ जो है बिश्नोई समुदाय के लोग रहते हैं और बिश्नोई जो है एक परंपरा है जो जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए खड़े होते हैं हमेशा। जो बिश्नोई समुदाय के जो लोग होते हैं, बिश्नोई जो है राजस्थानी एक जनजाति है, ठीक है। बिश्नोई क्या है, एक राजस्थानी जनजाति है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिश्नोई जो है एक जनजाति है और बिश्नोई का अर्थ होता है 29। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है 29। 29 का मतलब क्या हुआ, इन्होंने इनके जो गुरु जी थे जाम्बा जी, इनके अनुसार बिश्नोई लोगों को 29 बातों इन्होंने नहीं को अपनाया है, जिनमें जीव जंतुओं की देखभाल करना जो है सबसे प्रमुख है। जीव जंतुओं की देखभाल करना जो है क्या है, सबसे प्रमुख है एक तरीका से, समझ रहे हैं। 29 बातों में जो जाम्बा जी बताए थे उनमें जीव जंतुओं के जो सबसे प्रमुख है। यह प्रकृति प्रेमी भी होते हैं और वन और प्राणियों की रक्षा करने के लिए यहाँ ये अपना जान तक कुर्बान कर देते हैं। ये जलावन में हरे भरे पेड़ पौधों काट कर नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये सूखे घास सूखी लकड़ियाँ में जलावन इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके में कई जानवर चिंकारा, धारीदार हिरन, सांभर, काले साढ़ जो है आज़ाद घूमते आपको देखे जा सकते हैं। तो बिश्नोई के लोग ना तो शिकार करने देते हैं और ना ही शिकार को जो होने देते हैं, ठीक है, ना ही खुद करते हैं और ना ही होने भी देते हैं। तो इस तरीक़ा से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बिश्नोई जनजाति के लोग, ठीक है। यहाँ से आपको एनसीईआरटी से भी, एनसीईआरटी के आधारित ही पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए अध्याय 12 में। अध्याय 12 मान गए लोहा। विश्व विकलांगता दिवस जो है वह हमारा 3 दिसंबर 2012 से मनाया जा रहा है। स्थल नगर जमुई ये दिखाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस मनाया जाता है और अब जो है इसको दिव्यांग कहा गया है, कि दिव्यांग वर्ड जोड़ दिया गया है। तो इस तरीक़ा से लाखों बच्चे जो है भारत में, लाखों करोड़ों जो है दिव्यांग हैं, नेत्रहीन है नहीं, कई बच्चे, और कई बच्चों के लिए जो है सरकार जो है आवासीय सुविधा वगैरह, छात्रावास की सुविधा सरकार जो है करवा रही है। ये आप ब्रेन लिपि के बारे में आपने पढ़ रखा होगा एनसीईआरटी ईवीएस। तो आप लोग जो है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक बार आप एनसीईआरटी जितना ईवीएस हमारा उसको भी एक बार देख लेंगे, ताकि आपको जो है जो हमारा ब्रेन लिपि है वह यहाँ पे है। कई बार जो है बच्चे से प्रश्न पूछा गया है ब्रेन लिपि के ऊपर। तो ब्रेन लिपि जो होता है एक खड़े आयताकार स्लेट की तरह भांति होता है और यह जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। कितना डॉट पर, 6 बिंदुओं पर। तो 6 बिंदुओं पर आधारित हमारा ब्रेन लिपि होता है नेत्रहीन बच्चों के लिए। और ये प्रश्न पूछा गया है कितने डॉट पर आधारित होता है। 3 दिसंबर को जो है विश्व में विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर का डेट आप याद रखेंगे। और इस तरीक़ा से जो है विकलांग होने के बाद भी कई सारे लोग बड़े बड़े जगह पर पहुँचे हैं। तो आप लोग जो है विकलांगता को एक तरीक़ा से चैलेंज के रूप में लेंगे, ये नहीं। आइए कुछ पक्षियों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें। जो खंजन जो है गौरैया से थोड़ी बहुत बड़ी होती है एक पक्षी, जो लगभग 21 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। रंग इसका पीठ के सिर नर काला, मादा धूसर पेट वाला जो है ये होता है। इस तरीक़ा से ये हमारा जो है पतली पूँछ वाली होती है, चोंच इसकी पतली होती है, ठीक है। आवाज़ वगैरह देखें तो इसका जो है स्वर जो है टिजिट टिजिट करता है सीटी की तरह। और ये प्रजनन काल जो है नर सुरीला गीत गाता है। भोजन जो है इसका कीड़े मकोड़े है। आवास मुख्यतः ज़मीन पर, नदी किनारे, तालाब भरे नहीं। ऐसे ही कुछ जंतुओं का जो है ये झुंड में देखा चाहता हुआ देखा जा सकता है। नर मादा में अंतर किया जा सकता है एक तरीक़ा से। तो चलिए ये था हमारा आज का ईवीएस। आगे हम नेक्स्ट आपका वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम ईवीएस को समाप्त कर देंगे आपका क्लास 5 का। उसके बाद हम क्लास 4 के ईवीएस पर चलेंगे। तो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप लोग का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।